हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद सीमा यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से हैं 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ, जो कि आने वाली वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए पिछली वीडियो का क्या था? नव संस्थावाद जोर देता है, इनमें से किस पर नव संस्थावाद जोर देता है? राजनीति में एक समूह सिद्धांत, व्यक्तियों के बजाय संस्थाओं पर, व्यक्ति और संस्थाओं के बीच संतुलन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से लिखिए। तो नव संस्थावाद किस पर जोर देता है? व्यक्तियों के बजाय संस्थाओं पर। तो दोस्तों, नेट परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है, तो आप लोग वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। और मई में एग्जामिनेशन है, तो टाइम बहुत कम है, आप लोग को बढ़िया तैयारी करनी है, तो लगे रहिए अपने काम में। तो आज के इस वीडियो के क्विज में आपको पार्टिसिपेट करना है, केवल देखना नहीं है। जितनी भी लोग जुड़ते हैं वो लोग लाइव चैट में आंसर जरूर किया कीजिए और 2 बजे आप लोग जुड़ जाया करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का आता है आपके सामने। कॉजेस ऑफ इंडियन रिवॉल्ट के लेखक कौन है? सावरकर हैं, एम.एन. रॉय हैं, सैयद अहमद खान हैं, या फिर वल्लभ भाई पटेल हैं? तो इनमें से कौन कॉजेस ऑफ इंडियन रिवॉल्ट के लेखक हैं? जल्दी से अपने अपने आंसर को आप लोग लिखिए, जो भी आपको लग रहा है। कॉजेस ऑफ इंडियन रिवॉल्ट के लेखक कौन है? सैयद अहमद खान। आप लोग बुक को देख सकते हैं फोटो में, द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट रिटन बाय सैयद अहमद खान। तो याद रखना है आपको, कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक कब प्रकाशित होती है? 1680 में, 1790 में, 1689 में, या फिर 1695 में? तो टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, जो कि लॉक की पुस्तक है, जॉन लॉक की, ये कब प्रकाशित होती है आपको ये बताना है। तो जल्दी से लिखिए अपने आंसर को। तो 1689 में ये पुस्तक प्रकाशित होती है, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, और इसके लेखक कौन है? जॉन लॉक। 1689 में ये पब्लिश होती है, बुक को आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है? कौन ये मानता है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है? क्या पैरेटो मानते हैं, मिल्स मानते हैं, मिसेल्स मानते हैं, या फिर मोस्का मानते हैं? क्या लगता है आपको, कौन मानते हैं? जल्दी से अपने आंसर को लिखिए। तो कौन मानते हैं कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है? पैरेटो। ये है पैरेटो। तो पैरेटो ये मानते हैं, और पैरेटो अभिजनवादी सिद्धांतकारों में से एक है, एलीट थ्योरी में से, थ्योरी पर विश्वास करने वाले विचारकों में से एक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 22 जनवरी को, 24 जनवरी को, या फिर 21 जनवरी को? कब हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं? इस वर्ष भी हमने 2021 में इसे अभी हाल ही में बनाया है, तो कब मनाया है जल्दी से बताइए। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ? अभी हमने पूछा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं, तो ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ है आपको ये बताना है
क्या ये 2014 से शुरू हुआ, 2015 से, 2013 से या फिर 2011 से? तो क्या लगता है? जल्दी से आंसर लिखिए और लास्ट में आप लोग बताएंगे कि आपने कितने सही उत्तर आज किए हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ? 2011 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या थी? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक। ऑप्शन बी है मतदाता बने सशक्त, जागरूक। ऑप्शन सी है सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? क्या थी थीम 2021 की राष्ट्रीय मतदाता दिवस की? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या थी? सभी मतदाता बने सशक्त, सुरक्षित, सतर्क एवं जागरूक। किसने आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्र में परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बतलाया है? सैमुअल हंटिंगटन ने, लुसियन पाई ने, केनेथ आर्गेस्की ने या फिर आमंड और पावेल ने? तो किसने मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्र में परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बतलाया है आधुनिकीकरण को? जल्दी से अपनी आंसर को लिखिए। तो ये कौन है? केनेथ आर्गेस्की। ठीक है, कौन है? केनेथ आर्गेस्की। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कथन और कारण का। कथन दिया है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता है। कारण दिया है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। जल्दी से ऑप्शन को पढ़िए और राइट आंसर पर लिखिए अपने आंसर को लाइव चैट में अभी जल्दी से। क्या ये दोनों कथन सही हैं और स्पष्ट व्याख्या की गई है या फिर नहीं? तो जो आपका कथन कारण का ये क्वेश्चन है, इसमें कथन क्या दिया है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता है। तो क्या ये कथन सही है? नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। अगर उसे लगता है कि कोई कानून संविधान के अनुसार नहीं है, संविधान के प्रावधानों का हनन करता है, तो वह उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसलिए कथन आपका गलत हो जाएगा। और जो आपका कारण दिया है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है, तो ये कारण सही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। तो ए गलत है परंतु आर सही है, इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्थानीय शासन सुधार से संबंधित निम्न का काल अनुक्रम का सही कूट बनाएं। इनको टाइम पीरियड के अनुसार लगाना है, कौन पहले आया और कौन बाद में। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता। तो जल्दी से करिए इसको व्यवस्थित और लिखिए अपने आंसर को। क्या है इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बी या फिर सी? क्या है इसके लिए राइट आंसर? तो सबसे पहले आएंगे लॉर्ड मेयो, फिर लॉर्ड रिपन, फिर बलवंत राय मेहता और फिर अशोक मेहता। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले लॉर्ड मेयो, फिर लॉर्ड रिपन, फिर बलवंत राय मेहता, फिर अशोक मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स किसकी रचना है? टी.एच. मार्शल की है, एंथनी गिडेंस की है, विल किमलिका की है या फिर इनमें से किसी की भी नहीं है। तो मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप अ लिबरल थियोरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स किसकी रचना है? जल्दी से अपने आंसर को लिखिए लाइव चैट में और 2 बजे आप लोगों को एग्जैक्ट जुड़ जाना है।
तो मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स किसकी रचना है? विल किमलिका की। देख सकते हैं आप बुक को फोटो में। तो मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप किसकी रचना है? विल किमलिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, प्रिजन डायरी किसकी रचना है? क्या ये जयप्रकाश नारायण की रचना है, हैबरमास की है, एंटोनियो ग्राम्सी की है, या फिर इनमें से किसी की भी नहीं है? प्रिजन डायरी किसकी रचना है? जल्दी से लिखिए अपने आंसर को और लास्ट में बताइए कैसे लगे आपको क्वेश्चन। क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है? आने वाले एग्जाम में आपके लिए जरूर हेल्पफुल होंगे। तो प्रिजन डायरी किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण जी की। बुक को आप लोग देख सकते हैं, जयप्रकाश नारायण की रचना है प्रिजन डायरी। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है एंटोनियो ग्राम्सी से। एंटोनियो ग्राम्सी की पुस्तक का नाम है प्रिजन नोटबुक और जयप्रकाश नारायण जी की बुक का नाम है प्रिजन डायरी। तो दोनों ही बुक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, बियॉन्ड कम्युनिज्म किसकी रचना है? लोहिया जी की है, जयप्रकाश नारायण जी की है, या फिर एम.एन. रॉय की है? इनमें से किसकी है बियॉन्ड कम्युनिज्म? जल्दी से लिखिए अपने आंसर को और शेयर करिए अपने दोस्तों में जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट, पॉलिटिकल साइंस या फिर किसी भी पॉलिटिकल साइंस एग्जाम की। उनके बीच में शेयर कीजिए वीडियो को। तो बियॉन्ड कम्युनिज्म किसकी रचना है? एम.एन. रॉय की। तो आपको ध्यान रखना है, ये रही बुक की फोटो, आप लोग देख सकते हैं। बियॉन्ड कम्युनिज्म एम.एन. रॉय की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी किसकी रचना है? अरविंदो की है, सावरकर की है, एम.एन. रॉय की है, या फिर इनमें से किसी की भी नहीं है? द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी किसकी रचना है? सावरकर की, अरविंदो की, एम.एन. रॉय की, या फिर किसी की नहीं? क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से बताइए। तो द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी किसकी रचना है? अरविंदो घोष की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजनीतिक समाजीकरण के प्राथमिक एजेंट कौन है? प्राइमरी एजेंट कौन है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के? आपको ये बताना है। परिवार और स्कूल, परिवार व सामाजिक वर्ग, स्कूल और सहकर्मी समूह। क्या है इसके लिए राइट आंसर? तो राजनीतिक समाजीकरण के प्राथमिक एजेंट कौन है? परिवार व सामाजिक वर्ग। परिवार और समाज राजनीतिक समाजीकरण के प्राथमिक एजेंट है। किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक गुटनिरपेक्षता की नीति जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट को प्रतिपादित किया है? मोरारजी देसाई ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, इंद्र कुमार गुजराल ने, या फिर नरसिम्हा राव में? तो इनमें से किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक गुटनिरपेक्षता की नीति जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट को प्रतिपादित किया है? यानी कि किसने वास्तव में किसी देश से अलग रहने की नीति को अपनाया, गुटनिरपेक्ष रहने की अलग नीति एकदम वास्तविक रूप में अपनाई है? किस प्रधानमंत्री ने? तो ये कौन है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का जीवन काल रहता है 1896 से 1995 तक और इनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल रहता है 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंकित पुस्तकों के प्रकाशन को कालक्रम में लगाइए। लेवियाथन, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, द कैलकुलस ऑफ कंसेंट। तो इनको कालक्रम में लगाना है इनके पब्लिशिंग ईयर के अकॉर्डिंग। तो जल्दी से लगाइए आप लोग, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर?
तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? सबसे पहले आएगा लेवियाथन, फिर द कैलकुलस ऑफ कंसेंट, और फिर मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, और फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस। देखिए, लेवियाथन जो है हॉब्स की रचना है, कब प्रकाशित होती है? 1651 में। ठीक है। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस ये कब प्रकाशित होती है? 1963 में। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस ये कब प्रकाशित होती है? 1971 में। और द कैलकुलस ऑफ कंसेंट ये कब प्रकाशित होती है? 1962 में। अब आप लोग लगाइए इसको कालक्रम में। तो सबसे पहले आएंगे आपके लेवियाथन। लेवियाथन हॉब्स की रचना सबसे पहले आएगी क्योंकि ये 1651 में है। उसके बाद आएगी आपकी 1962 की रचना द कैलकुलस ऑफ कंसेंट, जो कि बुचानन की रचना है। और उसके बाद आएगी मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, जो कि किसकी रचना है? रॉबर्ट ए डाहल की। और थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि रॉल्स की रचना है, 1971 में पब्लिश हुई, सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेवियाथन 1651, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 और द कैलकुलस ऑफ कंसेंट 1962। तो आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस बार 25 जनवरी 2021 को चुनाव आयोग के द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चुनाव आयोग के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ई एपिक, ई वोट या फिर ई मतदाता? इनमें से कौन सा ऐप राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए जल्दी से, क्या है इसके लिए राइट आंसर? तो क्या है राइट आंसर? ई एपिक। ई एपिक ऐप लॉन्च किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा 25 जनवरी 2021 को। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार 25 जनवरी 2021 को कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? कौन सा? 11वां, 12वां, 9वां या फिर 10वां? कौन सा मनाया गया है इस बार? बताना है आपको। क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से लिखिए अपने आंसर को। तो आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो इसके लिए क्या होगा राइट आंसर? 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। तो 25 जनवरी 2021 को कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है? 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से किस वर्ष चुनाव आयोग के 61वें स्थापना दिवस पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत की? 25 जनवरी 2014 को, 25 जनवरी 2011 को और 25 जनवरी 2013 को। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस को ध्यान से अभी तक किया है तो आप इसका जवाब जरूर दे सकते हैं। तो अभी हमने पीछे बात की थी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में 2011 से 25 जनवरी को मनाया जाना शुरू किया गया। तो ये कब से शुरू किया गया? 25 जनवरी 2011 से। और 2011 में 61वां स्थापना दिवस था किसका? चुनाव आयोग का। और उस समय राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 61वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आप लोग देंगे अभी नीचे कमेंट बॉक्स में। निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक अखिल भारतीय संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं। यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर?
क्या कथन, कौन सा कथन गलत है इसमें से, आपको ये बताना है। तो निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर सी, इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं। ये गलत है, क्योंकि नगर निगमों के चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं आता है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं आता है नगर निगम के चुनाव। और ये तीनों कथन बाकी के सही हैं। यह एक अखिल भारतीय संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? 324 से 329 तक। और यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो आता है अब आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब अभी आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। जाइए नीचे स्क्रॉल कीजिए और कमेंट बॉक्स में अभी आंसर लिखिए, फीडबैक लिखिए। क्या है क्वेश्चन? भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को या फिर 15 अगस्त 1947 को? तो क्या है इसके लिए सही उत्तर? नीचे अभी जाइए, अभी लिखिए आंसर को और लिखिए कि कितने सही उत्तर आज आपने किए हैं। अपना इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए। ठीक है, तो लिखिए इसका राइट आंसर। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, आज के प्रश्न आपको कैसे लगे, इन सभी का फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ, और अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।